कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 सॉल्व कर रहे थे। उसका सेक्शन ए जो है जिसमें हम लोग 7 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोगों को 5 करना रहता है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी हम लोग काफी विस्तार पूर्वक डिस्कस कर चुके हैं कि उस तरह के कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा, कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि एक्जैक्टली पूछ पाना जो है वो किसी के लिए संभव नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए। तो अगर उसको चेंज करेगा तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो चेंज करके पूछा जा सकता है, उसको भी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, देन आफ्टर हम लोग डिस्कशंस का दौर जो है वो हमारा चलेगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग देखिए, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री। कहने का मतलब है अर्थ सरफेस पर कौन सा वह जगह है जहां पर हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ डीप का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री कहां पर होता है इसको अगर हम लोग जाने तो हम लोगों को ये जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर ये एंगल ऑफ डीप जो है वो होता क्या है। इनफैक्ट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं कंप्लीटली, दैट मींस बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो देयर आर 3 जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स के जरिए जो है हम लोग टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स टोटल 3 हैं। एक को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होगा या उसी का नाम जो है टिप है, और तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो है एक छोटा सा डायग्राम जो है, ठीक है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ये ABCD जो है ये हम लोगों का मैग्नेटिक मेरिडियन है। ABCD जो है ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या है, तो सपोज करिए अगर एक बार मैग्नेट है उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो एक वर्टिकल जो पास करेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से, है ना, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ए वर्टिकल पासिंग थ्रू a freely suspended bar magnet, that is magnetic meridian। ठीक उसी तरह से हम लोग जानते हैं चूंकि अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट के जैसा काम करता है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ABCD हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब यहां पर देखिए ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो जियोग्राफिक मेरिडियन है इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड इन बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो आप कह सकते हैं कि वह मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो एंगल ऑफ डीप है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है ये क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जो टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो एंगल है किसके साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहां पर हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। तो ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर आप देख रहे हो कि एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर डीप का नाम देते हैं। इसको सपोज करिए L बोल दिया, ये M बोल दिया, ये आपका P हो गया। और तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये कंपोनेंट है अर्थ का अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट। अब सवाल पे आते हैं हम लोग
वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एंगल ऑफ डी 90 डिग्री। ये जो आप डेल्टा की जो वैल्यू आप देख रहे हो, कौन से प्लेस पर ये वैल्यू डेल्टा 90 डिग्री होगा, यानी कि डीप जो है वह 90 डिग्री होगा, ये हम लोगों को निकालना है। यहां पे अगर आप देखो, ये जो आप देख रहे हो BH है और दूसरा BB है। यहां पे इस ट्राइंगल को अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ALP, तो ये जो ALP है, यहां से अगर हम लोग ले लेते हैं कोस डेल्टा का वैल्यू, यहां पे देखिए कोस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा AL बट्टा AP, जो हमारा क्या है B है। AL जो है वो क्या है BH है, तो इसको हम लोग BH बट्टा B लिख सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो BH इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है B cos डेल्टा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है BH इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, तो B cos डेल्टा। अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर ये जो B है वो कितने के बराबर होता है, BH के बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें एट इक्वेटर पे B जो है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, BH के बराबर होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें BH की जगह में अगर B रख दिया जाए तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos डेल्टा, B कैंसिल, तो यहां पे देखिए कोस डेल्टा का वैल्यू 1 होगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो इक्वेटर है वहां पर एंगल ऑफ डीप की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ डीप की जो वैल्यू है वह कितनी होगी, तो 0 डिग्री होगी, राइट। एंगल ऑफ डीप की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होगी, 0 डिग्री। तो यहां पर सवाल जो है एंगल ऑफ डीप जो है वह 90 डिग्री कहां पर होगा, ये सवाल जो है क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री है, अगर वहां पर 0 डिग्री कर दे तो 0 डिग्री कर देगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, या उसका जो आंसर है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहां पर देखिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल जो है ALP से अगर हम लोग साइन डेल्टा का वैल्यू जो है अगर निकालते हैं, आल्सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल ALP, यहां से अगर हम लोग साइन डेल्टा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा LP बाई AP। LP जो आप देख रहे हो किसके बराबर है, AM के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं AM बट्टा AP। या फिर अगर आप देखो तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू AM जो है ये हमारा BB है, तो ये हो गया BB और AP जो है वो B है। तो इस तरह से BB इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, B साइन डेल्टा। यहां पे देखिए BB की जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, B साइन डेल्टा। अगर हम लोग पोल की बात करते हैं तो पोल पर B जो है वो BB के बराबर होता है। अगर हम लोग पोल पर बात करें एट दी पोल, तो एट पोल जो है ये BB है इज इक्वल टू क्या होता है, B। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं BB की जगह में B रखेंगे तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन डेल्टा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1 है, कहने का मतलब है थीटा का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी डेल्टा का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री, तो वह आंसर जो है वह हमारा क्या होगा, पोल। तो पोल पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 डिग्री होता है। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू जो है वह कितना होता है, 0 डिग्री, राइट। रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, और यानी कि आंसर जो है यहां पर पोल है, पोल पर एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 90 डिग्री कहां पर हो रहा है, पोल पर। अगर आपको पूछेगा कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां पर हो रहा है, तो दैट इज इक्वेटर पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन है हाउ डज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी।
पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से वेरी करेगा इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। अगर हम लोग रेड लाइट को रिप्लेस कर रहे हैं वायलेट लाइट से, तो ये जो रेड लाइट है इसकी खासियत क्या होती है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इस वायलेट लाइट जो है इसकी खासियत क्या होगी कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस फॉर वायलेट रेज इज मोर देन दैट फॉर रेड रेज। तो अगर रेड रेज के कंपैरेटिव अगर वायलेट रेज की बात की जाए तो वायलेट रेज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह क्या होता है, ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। So power of a lens will increase if violet light is replaced by, यहां पर क्वेश्चन में क्या है, if the incident red light is replaced by violet। तो जो violet light है यहां पर क्वेश्चन में जो है, ठीक है, अगर हम लोग कर दें red light, if red light is replaced by violet light, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन जो है यहां पर हम लोग रिवर्स करके देख रहे हैं। यहां पर क्या है, इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। तो अगर रेड लाइट जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा है वायलेट के साथ, तो वायलेट के साथ अगर रिप्लेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वायलेट लाइट जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, अधिक होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अधिक होगा तो पावर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो रेड लाइट है उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसके जरिए, वायलेट लाइट के जरिए। तो रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगी लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ये जो वायलेट लाइट है जिसको हम लोग रख रहे हैं रेड लाइट को रिप्लेस करके, ये जो वायलेट लाइट है उसकी खासियत क्या है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अधिक होगी, वेवलेंथ कम होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अधिक है तो ऑब्वियसली इसका पावर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सवाल ये पूछा गया था कि यहां पर रेड लाइट जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा है वायलेट लाइट के जरिए, मींस फाइनल क्या है, वायलेट लाइट है। वायलेट लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, अधिक होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा तो पावर क्या होगा, अधिक होगा। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही, कॉन्वेक्स लेंस में यहां पर हम लोग देखते हैं μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1 by r1 plus 1 by r2 होता है। तो यहां पर इस सवाल का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। रेड लाइट को अगर रिप्लेस करेंगे वायलेट लाइट से तो पावर जो है उस कॉन्वेक्स लेंस का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, तो स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको लिखने के लिए बोला गया है, जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है शीट 1 का, उसमें। तो यहां पर हालांकि जो है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इजी लगे उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में जितने भी तरह के फोर्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे जो स्ट्रांग फोर्स है ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स ही है, राइट। अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन के पास जो है वो तो चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर 2 प्रोटॉन है जो कि हमारी चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और जो न्यूट्रॉन है उसमें तो किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नहीं होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है 2 प्रोटॉन्स के बीच में, इसकी वजह से न्यूक्लियस के बाहर आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा, ठीक है, इनफैक्ट 100 टाइम्स जो है ग्रेटर फोर्स काम वहां पर कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से 100 टाइम्स बड़ा होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 38 टाइम्स जो है ये बड़ा होता है। कितना टाइम्स बड़ा होगा? 10 to the power 38 टाइम्स। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है इसमें हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में जितने भी तरह के फोर्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो हमारा नेचर में, जैसा कि बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है।
दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है उसकी साइज तो बहुत छोटी होगी, तो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा, तो इसका रेंज जो है ठीक है वो बहुत ही कम होगा। दैट्स व्हाई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा फोर्स है, तो दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, उसका रेंज जो है वो काफी कम होगा। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और फोर्थ वन जो है हम लोग कह सकते हैं द न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो इसमें से कोई सा भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो है ठीक है इसको आपको लिखने हैं आंसर में। इसके अलावा जो है थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखें ये न्यूक्लियर फोर्स को, तो अगर हम लोग इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ किसके बीच में होगा, फोर्स होगा और दो न्यूक्लियन के बीच के डिस्टेंस के बीच में होगा। एक जो है ठीक है हम लोग इधर पे रख रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स को, और ये जो है दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस। न्यूक्लियन कहने का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो एक चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है वह, और दूसरा जो है एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है। तो यहां पर इन न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स है वह किस तरह का होगा, यहां पर ये ग्राफ हम लोग देखें। अगर इन न्यूक्लियन के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि दो न्यूक्लियन के बीच की जो डिस्टेंस है अगर 10 फर्मी या 10 फर्मी से अधिक होगी, तो वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये R कम हो रहा है तो फोर्स जो है हमारा बढ़ रहा है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी जो डिस्टेंस है अगर वो 0.5 फर्मी से कम हो जाती है, तो यहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा था वो अट्रैक्शन के बजाय जो है वो यहां पर रिपल्सन भी शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तीन तरह से हो सकता है, आइदर इन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, या इन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। ये तीन तरह से न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होते हैं। और जो जापानीज साइंटिस्ट थे याकावा, उन्होंने अपने मेसोन थ्योरी में इसके पीछे का रीजन जो है वह डिटेल में ठीक है वो आपको दिया है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं मेसोन थ्योरी। और मेसोन थ्योरी के जरिए जो है आपको पता चलेगा ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होने के पीछे का रीजन जो है वह क्या है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका नाम बताना है। यूज फॉर स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के स्टडी में करते हैं। इसका सही आंसर जो है वह क्या है, एक्स रेज। तो यहां पर एक्स रेज जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है किस पर्पस में, तो फॉर स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है उसकी स्टडी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सही जवाब है एक्स रेज। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, एक्स रेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1 या सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नैंड गेट है और जो नॉर गेट है इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम लोग सारे के सारे बेसिक लॉजिक गेट्स जो है वो बना सकते हैं। जहां तक सवाल है नॉर गेट का, तो ये दो गेट का कॉम्बिनेशन है, एक और गेट और दूसरा नॉट गेट। तो डिटेल में हमने बुलियन अलजेब्रा का 2 वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया है, एक और बनेगा। तो उसमें जो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, एक में हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं, और दूसरा जो है नैंड गेट और नॉर गेट, इसमें हम लोग उसका ट्रूथ टेबल से लेकर सिंबल से लेकर बुलियन एक्सप्रेशन एवरीथिंग जो है वहां पे हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो
तो यहां पर सिर्फ हम लोग देख रहे हैं नॉर गेट। अगर इस गेट का जो सिंबल है, ट्रूथ टेबल है, यहां से क्वेश्चन जो है वो तो आपको डेफिनेट पूछा जाएगा। तो बाकी के जो 2 वीडियोस हैं गेट से रिलेटेड, उस वीडियो को आप जरूर से देख लें, वहां से आपका कुछ मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए नॉर गेट जो है इसका लॉजिक सिंबल पूछा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। और गेट को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा करिए, आधा ओ बना दीजिए, और गेट, है ना। अभी यहां पर ये जो नॉट गेट है, इसके लिए हम लोग यहां पर इस तरह से ये वाला पार्ट को ले लेते हैं। 2 इनपुट जो है यहां पर हम लोग डाल देते हैं। ये हो गया आपका ए, ये वाला हो गया बी। यहां पे जो हम लोगों को मिलेगा दैट इज वाई। और गेट, और दैट मीन्स उसका जो सिंबल है वो क्या है, प्लस है। तो y इज इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी, और नॉट गेट के लिए जो है यहाँ पर एक इनवर्स या फिर हम लोग सिंपल एक बार जो है वो लगा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार हो गया, और ये हमारा लॉजिक सिंबल हो गया किसका, नॉर गेट का। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन सेट है उसमें अगर ये पूछा जा रहा है नॉर गेट का सिंबल इसके अलावा, ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉर गेट का पूछा है, लेकिन आपको नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट किसी का भी पूछ सकता है। तो आप डिटेल में जो है उस वीडियो को जरूर देख लें। तो यहां पर सेक्शन ए में यही 7 क्वेश्चंस जो है वो दिए गए थे। डिटेल में हम लोग 2 वीडियो में इन सारे 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, लेकिन 7 क्वेश्चंस के अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।